नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना वीडियो में जो थीटा वाला पार्ट है उसको डिराइव करेंगे, क्योंकि रेडियल पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज ये जो थीटा वाला पार्ट है इसको डिराइव करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो थीटा वाला पार्ट में था क्या, ये रेडियस और 1/b साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। तो इसको शुरू करते हैं। वन अपॉन पी अब इसमें ना x इक्वल टू कॉस थीटा मान लेना। अब मैं बताता हूँ क्यों मानना है x इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब ये जो डेल पी बाई डेल थीटा है इसको तुम क्या लिख सकते हो, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू लिख सकते हो डेल एक्स बाई डेल थीटा। तो ये भी तुम जहाँ पर डेल एक्स बाई डेल थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा डेल वी बाई डेल एक्स ये हो जाएगा। अब ये अगर तुम करोगे साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। तो अब इसमें डेल बाई डेल थीटा करेंगे इंटू साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा, और जहां पर भी हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा ऑफ डेल वी बाई डेल थीटा। तो हम जानते हैं डेल बाई डेल थीटा ऑफ एनी फंक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा डेल बाई डेल एक्स ऑफ दैट फंक्शन। सर, तो जहां पे हम माइनस ऑफ साइन थीटा करेंगे और डेल बाई डेल एक्स, ये साइन थीटा रख देंगे और डेल बाई डेल थीटा की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ साइन थीटा डेल बी बाई डेल एक्स। अब जहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा और अंदर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल बी बाई डेल एक्स। तो इसमें से एक चीज आ जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन। एक काम करते हैं, इसको इधर नहीं लिखेंगे, साइड में लिख जाएगा। साइड में लिखते हैं। तो ये जो आ गया, इसको मतलब ये जो डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल बी बाई डेल थीटा, इसको फिर क्या लिख सकते हो तुम, साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेल बी बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में वन बाई बी साइन थीटा, फिर ये पूरा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। तो साइन थीटा कट गया, तो अब डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा इंटू वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू बी हो जाएगा। और इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, ओनली जहाँ पे डेल पी बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं एक बार में लिख देते हैं, माइनस 2x इंटू डेल बी बाई डेल एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस वन ऑफ बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कहते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अब लेजेंडरी पॉलिनोमियल जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पी एन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, बताया था ना ऐसे करके कि पी एन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, 1/2 to the power n factorial dn upon dx to the power n into x square minus 1 whole to the power n। तो यही इस सॉल्यूशन का जो इक्वेशन होगा b एज ए फंक्शन ऑफ x, वो पी एन एज ए फंक्शन ऑफ x होगा, या जहाँ पर वैल्यू l है तो पी एल एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। इसको हम लिख सकते हैं b एज ए फंक्शन ऑफ थीटा अगर निकालना है तो पी एल एज ए फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। तो हमारा बी ऑफ थीटा निकल गया, और हमारे लिए ए ऑफ आर क्या था, ए ऑफ आर था समथिंग, पी नहीं मानेंगे क्योंकि जहां पर भी पी माने हैं वहां पर भी पी माने हैं, तो समथिंग ऐसे करते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए एल आर टू द पावर एल प्लस बी एल अपॉन आर टू द पावर एल प्लस वन, कुछ ऐसे फॉर्मेट का सोल्यूशन था, और इसमें समेशन था जहां पर एल का वैल्यू 0 से इंफिनिटी, और बी ऑफ थीटा इज दिस। तो जो v एज ए फंक्शन ऑफ आर ऑफ थीटा था वो अब क्या निकल के आ जाएगा, ए ऑफ आर इंटू बी ऑफ थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एल इक्वल टू 0 से एल इक्वल टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा ए एल इंटू आर टू द पावर एल प्लस बी एल अपॉन आर टू द पावर एल प्लस वन, और इसमें हो जाएगा पी एल ऑफ कॉस थीटा, ये साथ में हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लीकेशन हुआ, बस ये होगा v एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा, उसका आंसर। अब वो स्फेरिकल पोटेंशियल ऐसा होगा। अब जहां पर दो केस है, एक तुम्हारा है इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर मतलब जब तक r लेस देन इक्वल टू r होगा। और इनसाइड द स्फीयर अगर बात करेंगे तो एक चीज देखो, पहले ये लिख लो v एज अ फंक्शन ऑफ r कॉमा थीटा। अब इसको याद रहनी चाहिए कि स्फेरिकल के लिए l इक्वल टू 0 से l इक्वल टू इंफिनिटी ए एल आर टू द पावर एल प्लस बी एल अपॉन आर टू द पावर एल प्लस वन इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा। ये जो हो गया ना पी एल ऑफ कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, v एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा में ये जो लिखे हैं, अब r लेस देन r मतलब उस स्फीयर के अंदर वाला कोई पॉइंट। अब देखो अंदर वाला एक पॉइंट r इक्वल टू 0 भी है, मतलब कैपिटल R से छोटा है, तो r इक्वल टू 0 कोई पॉइंट है, मतलब वो सेंटर वाला पॉइंट है। अब इस दोनों एक्सप्रेशन में r का वैल्यू जहां पर bl के फंक्शन में अगर 0 पुट कर दे तो इंफिनिटी में चला जाएगा, पोटेंशियल विल ब्लो अप, और सेंटर में पोटेंशियल ऐसे ब्लो अप नहीं करता, इंफिनिटी में 0 हो जाता है। पर वहां पर भी तो एक पॉइंट है, मतलब दोनों ही तो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट में पोटेंशियल 0 होनी चाहिए, तो जहां पर r 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0, पर जहां पर इंफिनिटी हो जाएगा। तो जब इनसाइड की स्फीयर की बात करेंगे तो हमेशा ये होना जी इंफिनिटी ए एल आर टू द पावर एल इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा, दिस इज इनसाइड द स्फीयर। हमेशा ये तब होगा व्हेन r लेस देन इक्वल टू r, बहुत बढ़िया। और आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्क्वायर मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू r। अच्छा, r ग्रेटर देन इक्वल टू r मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ r कॉमा थीटा। अब देखो r इंफिनिटी में पुट करेंगे तो ये वाला टर्म इंफिनिटी में चला गया तो ब्लो अप हो जाएगा, और ये इंफिनिटी में 0 हो जाएगा, तो वो वाला टर्म रखना है, तो बी एल इंटू आर टू द पावर एल प्लस वन, और इसमें समेशन करेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं,
बी एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा, तो ऐसा कर देंगे तो एल का वैल्यू 0 से एल का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी एल अपॉन आर टू द पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा। ये देखो आर इन्फिनिटी में होगा तो ये 0 होगा, नहीं तो दूसरा वाला टर्म है आर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, मतलब जिसमें पोटेंशियल इन्फिनिटी में जाता है ना वैसे टर्म को डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे हमें अभी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ा है ना कि जो टर्म इन्फिनिटी में जा रहा है ई टू दी पावर में, उसका कोएफिशिएंट को 0 मान लो। वैसे ही बात है कि जहां पर अगर इसको 0 पुट करेंगे तो दोनों में इनसाइड स्क्वायर में, तो इनसाइड स्क्वायर में एक 0 वाला पॉइंट एक्सट्रीम को चेक करना है, तो आर 0 में ये पॉइंट इन्फिनिटी में जा रहा है तो डीएल कोएफिशिएंट 0 है इसके लिए। और आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर में जब आर का वैल्यू इन्फिनिटी पहुंचाएंगे तो ये पहली वाला टर्म इन्फिनिटी में जा रहा है तो इसका कोएफिशिएंट को 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा आर ग्रेटर देन आर के लिए। अच्छा, और एक बात, सरफेस में पोटेंशियल दोनों के लिए सेम, तो एट सरफेस ये हमेशा हर जगह वैलिड होगा। एट सरफेस मतलब जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा तो ये समेशन ऑफ ए एल कैपिटल आर टू द पावर एल इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा, जहाँ पे जो एल रहेगा, और ये समेशन ऑफ बी एल अपॉन आर टू द पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा, वो दोनों बराबर है जब आर इक्वल टू आर होगा, क्योंकि सरफेस में हमको पता है पोटेंशियल कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती। मान लो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का इस पॉइंट में पोटेंशियल चाहे हम अंदर से बाहर की तरफ जाए या बाहर से अंदर की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ बाहर से अंदर की तरफ, वो सरफेस में पोटेंशियल हमेशा दोनों जगह से इक्वली आएगा, तो वो कंटिन्यूअस होगा। देख रहे हो ना, जहां पर कंटिन्यूटी की इक्वेशन लगाओ तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो दोनों जगह से ये सिमिलर होगा। तो जहां से तुम एक काम कर सकते हो, ये पी एल ऑफ कॉस थीटा है, ठीक है, ये पी एल ऑफ कॉस थीटा है, ये जो पी एल ऑफ कॉस थीटा है ना, एक कट दो तो ऐसा कुछ होगा कि ये कट जाएगा ऐसे करके, तो फॉर सरफेस डी एल इक्वल टू ए एल इंटू आर टू दी पावर 2l प्लस 1, ये हमेशा वैलिड है ना। ऑलवेज वैलिड, तो ऑलवेज वैलिड होगा। अब एक पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं बोलेंगे इसको, कुछ दूसरा नाम देते हैं, बाउंड्री कंडीशन। कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन, मान लो जहां पर ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट, मतलब ऐसा इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब इस प्लेट का भी कोई ऐसे एक्सिस होगा, ये भी कोई एक्सिस सिस्टम के अंदर है, तो ये कुछ देर के लिए मान लो ये एक्स है और ये हमारा वाई है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे करके जेड है, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक्स हो जाएगा, ये हमारे लिए वाई हो जाएगा, और ये हमारे लिए जेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स से वाई क्रॉस करेंगे तो जेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसी थ्री डायमेंशनल इक्वेशन में कहीं ऐसे, ये हमारे लिए ई वैल्यू, ई वेक्टर का वैल्यू है, और यहीं पर इसके नीचे वाला मतलब ये बाउंड्री है, ठीक है, ये जो है ना, ये एक्चुअल में है, ये है बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जोड़ दिया। वो बाउंड्री जो प्लेन में है वो एक्स वाई प्लेन है, उसके ऊपर वाला एक्सिस जेड ग्रेटर देन 0 है, और इसके नीचे वाला में जेड लेस देन 0 है। और जहां पर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, वेल इसके पैरेलल नहीं, ये दूसरा कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई वेक्टर प्राइम है। अच्छे से बना देते हैं इसको थोड़ा ऐसे करके, मान लो इसका ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और इसका कुछ ऐसा है, ठीक है। अब
ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसा है और ये ऐसा है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक। अब इसका दो कंपोनेंट रहेगा, इसका दो कंपोनेंट रहेगा। कैसे? इस ई वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में बांट सकता हूँ, एक हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसके साथ साथ हमारे एक पैरेलल कंपोनेंट। वैसे ही ई वेक्टर जो प्राइम होगा वो ई परपेंडिकुलर एक प्राइम होगा, और ये जो ई पैरेलल वाला होगा उसका प्राइम। अब ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, देखो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है बताओ देखिए। अगर मान लो कोई मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ई वेक्टर इक्वल टू मान लो 3i प्लस 2j प्लस 5k। इसके लिए पता है जो ई पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, वो तुम्हारा 3i प्लस 2j है, और जो तुम्हारा ई परपेंडिकुलर वाला है ना वो तुम्हारा 5k है। कुछ ऐसा है, ये 3i प्लस 2j मतलब एक्स वाई प्लेन में तुमको पूरा मिलेगा, उसका भी एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया, इसको थोड़ा पोच देते हैं। तब बाउंड्री कंडीशन मतलब इस बाउंड्री के अंदर क्या कंडीशन हम पुट कर सकते हैं। अब मान लो इस बाउंड्री में चार्ज तो कुछ तो होगा ही। पहले जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये चार्ज की वजह से हुआ है, तो चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। तो इलेक्ट्रो जो स्टैटिक फील्ड होता है इज कर्ल फ्री होता है, उसका मतलब जो डेल क्रॉस ई का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। तो मतलब डेल क्रॉस ई जीरो मतलब पहले बाउंड्री कंडीशन में जो लाइन इंटीग्रल होगा और क्लोज्ड लाइन होगा वो इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस। हम क्या जानते थे कि लाइन को जगह सरफेस करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, और सरफेस को वॉल्यूम से डॉट, तो जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में सरफेस था ई डॉट डीएल इक्वल टू हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब यही इक्वेशन होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल जीरो होता है। तो ई डॉट डीएल जीरो होता है तो कोई भी मान लो ये तुम्हारा बाउंड्री लाइन है, इसको थोड़ा समझाते हैं। ये मान लो तुम्हारा बाउंड्री लाइन है, ठीक है। अब इस बाउंड्री लाइन में तुम ऐसा एक ऐसे करके एक क्लोज्ड पाथ तुम ले लो, ठीक है। अब इस क्लोज्ड पाथ अगर तुमने ले लिया कहीं पे भी कैसे भी ले लो, मतलब ऐसा नहीं एक्स एक्सिस के बराबर वाई एक्सिस के बराबर, बस सरफेस का पैरेलल। मतलब ये जो है ना ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है ये, और उसके ऊपर मैंने ऐसे बाउंड्री मान लिया। अब ये जो मैंने बाउंड्री मारा है ये वाला ऐसे करके, बाउंड्री का मान लो कुछ डायरेक्शन ऐसा है, तुमको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं बढ़िया से करते हैं। अरे इसमें तो वो दिखता ही नहीं है। ये तुमको मैंने बाउंड्री बोल दिया, ये बाउंड्री बोल दिया। अब ये 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 बहुत बढ़िया। अब मान लो बाउंड्री का जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा, ये एक तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग दोनों का ही पैरेलल कंपोनेंट में एक तरफ ही ले रहा हूँ। ये हमारा ई पैरेलल है और ये हमारा ई पैरेलल प्राइम है। मतलब दोनों का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो एक ही दिशा पे ले रहा हूँ, एक ऐसे एक उल्टा, ये नहीं। इसको अच्छे से याद रखना, ई पैरेलल माइनस ई पैरेलल प्राइम। अब हमारा जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है वो ऐसा होगा, तो ए से बी से सी से डी, ठीक है। अब जो हम इंटीग्रल ऑफ डॉट मान लो ई डॉट डीएल करेंगे और वो क्लोज लूप के अंदर वो जीरो होनी चाहिए। तो क्लोज लूप मतलब क्या क्या आ जाएगा, ए से बी आ जाएगा पहले ई डॉट डीएल, है ना। फिर तुम्हारा आ जाएगा बी से सी आ जाएगा ई डॉट डीएल। फिर तुम्हारा आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ सी से डी आ जाएगा ई से डीएल। फिर तुम्हारा आ जाएगा इंटीग्रल डी से ए ई डॉट डीएल आ जाएगा। ये सब मिला के जीरो होगा। तो अगली पेज में चलते हैं। अब देखो अगली पेज में तो एक काम करते हैं, अगले पेज को डिलीट करते हैं। जेई जो तुम्हारे इसको है ना, इसको
ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। और इसके नीचे ये वाला जो कंपोनेंट है, एक हमने ई परपेंडिकुलर प्राइम इस तरफ माना, ई परपेंडिकुलर इस तरफ माना, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो है तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल जो तुमने 0 लिखा है, उसको भी छोड़ो, उसे छोड़ो। तो हमने पता किया, सॉरी, तो हमने ये पता कर लिया कि इंटीग्रल ऑफ ए बी जो ई डॉट डीएल होगा, फिर इंटीग्रल ऑफ बी सी जो ई डॉट डीएल होगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ ये जो हमारे ई डॉट डीएल होगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ ए बी बी सी सी ए सी डी, जैसा मैंने लिखा था सी डी, फिर इंटीग्रल ऑफ डी ए जो तुमने ई डॉट डी एल लिख दिया, वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब ए से बी में क्या होगा, ई वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों ही पॉजिटिव है। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन देखो तो ये जो एरो का डायरेक्शन है लूप में, और ई वेक्टर ई परपेंडिकुलर प्राइम हमको बोल रखा है, तो ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर इंटू डीएल, ए बी का हो गया। बीसी के लिए पैरेलल कंपोनेंट ऐसा है और डीएल वेक्टर ऐसा है, तो डॉट प्लॉट करेंगे तो cos 90 0। सीडी के लिए ई वेक्टर ऐसा है और डीएल उल्टा है, तो उल्टा है मतलब ई पैरेलल प्राइम इंटू डीएल, और जहां पे डीए के लिए भी 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इतना बोल पाएंगे कि ई पैरेलल इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल इक्वल टू पैरेलल प्राइम। मतलब एक तो आ गया कि जो दोनों का पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो हमेशा बराबर होती है, क्या समझे, पैरेलल वाला कंपोनेंट हमेशा बराबर होती है, कंटिन्यूअस होती है। अब आती है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो गॉस थ्योरम है, और एक क्लोज्ड सरफेस में होगा। और इसका क्लोज्ड सरफेस में होना कुछ ऐसी ही बात है कि तुम मान लो ये तुम्हारा एक है बाउंड्री, और उसके ऊपर तुमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक ऐसा होगा और दूसरा ऐसा होगा। ये तुम्हारा ई परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा ई परपेंडिकुलर प्राइम, और इसमें से एक छोटा सा एरिया जहां पर मान लो 1D, छोटा सा एरिया। तो पहले ऊपर वाला के लिए ई परपेंडिकुलर और इस छोटा सा एरिया का डीए वेक्टर का डायरेक्शन जहां पर किस तरफ है, ये हमारा ऊपर की तरफ है, और इस एरिया का इधर वाला ये मैंने पहले सिखाया था जब मैं एक गॉस थ्योरम के अप्लाई करके वो कर रहे थे ना, कि एक सरफेस में चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, क्योंकि तब वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पर जहां पर थोड़ा अलग है, जहां पर हम दोनों एक ही तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान रहे हैं। देखो ये दोनों स्केलर है, ठीक है, ये दोनों अभी के लिए स्केलर है। पैरेलल का मैंने दोनों का डायरेक्शन सेम मान लिया, उसके बाद बात चल रही है, ठीक है। ये तुम ऐसा ही पाओगे अगर तुमने एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों अलग कर दिया, इस पैरेलल का एक्स वाला वाई वाला, जहां पर भी जो पैरेलल है उसका भी एक्स और वाई, फिर एक्स भी बराबर होगा फिर वाई भी बराबर होगा, ऐसा है। तो मतलब फिर दोनों को जोड़ दोगे, कंबाइन कर दोगे, वो पैरेलल वाला कंपोनेंट आ जाएगा। मतलब पैरेलल को एक्स वाई मैंने जैसे दिखाया था ना कि एक्स वाई दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होता है पैरेलल में, वो दिखाने की अलग से जरूरत नहीं कि तुम एक्स वाला तोड़ दिए फिर उसके ऊपर डेल क्रॉस ई 0 कर दिए, फिर वाई वाला तोड़ दिए उसके ऊपर डेल क्रॉस ई 0 कर दिए, नहीं नहीं, एक्स और वाई साथ में कंबाइन करोगे तो वही आएगा कि पैरेलल वाला कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मतलब बॉर्डर के इधर, बाउंड्री के इधर और उधर दोनों तरफ पैरेलल वाला कंपोनेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक्चुअल में सेम हो जाता है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है पर मैग्नीट्यूड सेम, और ये बात मैग्नीट्यूड की चल रही है, याद रखना, ये ऑल आर मैग्नीट्यूड सत्यार, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। एक का मतलब मैं पैरेलल एक ही डायरेक्शन में ये बोलना चाह रहा हूँ कि
अगर पैरेलल का कंपोनेंट कुछ इस तरफ है तो उसका भी एरो इसी तरफ, एक ऐसे नहीं है, समझ रहे हो ना, एक ऐसे नहीं है, मैं बोल रहा हूं दोनों के ऐसा है पर ऐसा भी हो सकता है, वही है। मतलब पैरेलल का हमेशा जो वैल्यू है वो सेम रहता है। अब परपेंडिकुलरली मान लो एक ही डायरेक्शन में मान ले सब ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो ई पैरेलल परपेंडिकुलर डॉट जहां पर भी डी ए पॉजिटिव होता है और जहां पर भी ई परपेंडिकुलर प्राइम डॉट डी डी ए हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर डॉट डी ए मतलब परपेंडिकुलर ऊपर डी ए नीचे की तरफ। अब मैं सवाल कराऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आएगा। अभी तक इतना समझ लो, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड बाउंड्री के दोनों तरफ इक्वल होता है, किसी तरफ बदलता नहीं है। पर पैरेलल वाला कंपोनेंट में सिग्मा वाला एक वेरिएशन आ जाता है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहां से क्या आ जाएगा कि ई परपेंडिकुलर माइनस ऑफ ई परपेंडिकुलर प्राइम इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला दूसरा कंडीशन हो गया जो परपेंडिकुलर वाला है। बहुत बढ़िया। तो अब पैरेलल में देखो जैसे इक्वल हो जाता है, परपेंडिकुलर में ऐसे इक्वल नहीं होता, परपेंडिकुलर कंटिन्यूअस होती नहीं है, डिसकंटिन्यूटेड रहती है, तो सिग्मा वाला कंपोनेंट रहती है। तो ये वाला पैरेलल के लिए हो गया और ये वाला हमारे परपेंडिकुलर के लिए हो गया। अब एक छोटा सा यहाँ पर सवाल कराते हैं, पर एक चीज उससे पहले, जैसे मान लो जहां पर एक स्फीयर है, मान लो जहां पर एक ऐसे स्फीयर है, अब उसी स्फीयर का एक रेडियस हो जाएगा आर। तो स्फीयर में क्या क्या कंडीशन था, एक तो तुम्हारा भी इनसाइड जो होगा वही भी आउटसाइड होगा एट स्मॉल आर इक्वल टू आर में। इस बाउंड्री कंडीशन स्फीयर के लिए क्या क्या होगा, एक तो पहले वाला कंडीशन, दूसरा ये। अब तीसरा वाला देखो, अगर ये मान लो एक स्फीयर का ऐसे एक सरफेस है, मान लो छोटा सा तुमने सरफेस ले लिया, तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ही निकालता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज कुछ भी बोलो, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। तो स्फीयर के लिए कोई पैरेलल वाला कंपोनेंट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं, पैरेलल वाला कंपोनेंट तो जीरो, तो अंदर भी जीरो बाहर भी जीरो, पैरेलल वाला कंपोनेंट अंदर भी जीरो बाहर भी जीरो। पर अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा वहां से एक चीज तो आ रखा है, ई परपेंडिकुलर माइनस ई परपेंडिकुलर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो ई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर, और ये हमारा वी आउट लिख देंगे, ठीक है, माइनस डेल वी इन अपॉन डेल आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियली चेंज हो रहा है, तो जहां पर बस माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर लिखेंगे, 1/r डेल वी बाय डेल थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मान लो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है तो 1r sin थीटा मैंने बोला था, तो डेल वी बाय डेल आर प्लस 1/r डेल वी बाय डेल थीटा प्लस 1/r sin थीटा डेल वी बाय डेल फाई, तीनों लिखा जाता है। तो जहां पर थीटा और फाई वाला कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो रेडियल वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, मैंने वही लिखा। और मैंने इसको मैंने आउटसाइड माना है, तो इसको मैंने डेल वी बाय आउट मतलब इसको मैंने आउटसाइड माना है, और माइनस ऑफ डेल वी इन इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एक आ गया। तो स्फीयर के लिए जहां पर दो बाउंड्री कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, स्फीयर के लिए दो बाउंड्री कंडीशन, दूसरा बाउंड्री कंडीशन ये आउट वाला पोटेंशियल माइनस नेगेटिव माइनस सिग्मा में, तो ये जो आया ना, और ये जो कंडीशन है, ये जो तुम्हारा कंडीशन है, ये डेल भी आउट अपॉन ये बाउंड्री कंडीशन, मतलब जहां पर ये भी आर इक्वल टू आर में वैलिड होगा, ठीक है। मतलब ये पहले डिफरेंशिएट करना, फिर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करना, क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करोगे तभी तुम सरफेस में जाके पहुंचोगे, उसके बिना नहीं, तभी सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख पाओगे। तो ये दोनों है स्फीयर के लिए बाउंड्री कंडीशन। जब भी स्फीयर का कोई प्रॉब्लम आएगा हम इसके ऊपर, इन दोनों कंडीशन के ऊपर ही रिलाई करेंगे। और यानी इसको ऐसा माना कि ये जो स्फीयर है ना, इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बाहर है, और मतलब मान लो ये एक स्फीयर का ऐसे छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट एक अंदर ऐसा है, और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कुछ ऐसा है, और दोनों ही जहां पर परपेंडिकुलर है, मतलब इस जगह से ये परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर माइनस परपेंडिकुलर टाइम। तो जब मैं परपेंडिकुलर की ई परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ तो डेल भी आउट, क्योंकि पोटेंशियल आउट वाला,
और जब परपेंडिकुलर प्राइम की बात करो तब डेल पी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लिख के रखो। आज मैंने थोड़ा कम पढ़ा है, पर आज बस इतना ही रखो। ठीक है, जहां से स्टार्ट है आज हमारा। अगले दिन मैं प्रॉब्लम कराऊंगा। ये जितना भी मैंने पढ़ा है, जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तुमको इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो। ठीक है, और अगले दिन इसके बेसिस में ऑफ कोर्स 2 या 3 प्रॉब्लम करवाएंगे। ये जो भी मैंने पढ़ा है उसके ऊपर आज इसको अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर लो। और वही बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। पूरी हायर फिजिक्स, गेट, जेएस्ट, सीएसआर, नेट के लिए तुमको यहीं पर पढ़ाया जाएगा पूरी फिजिक्स। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुमको पसंद है तो इसको लाइक करो, और जिसको जरूरत है उसको जरूर से जरूर शेयर करो। ठीक है, तुम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और भी वीडियो डालने की मोटिवेशन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर योर हेल्थ, स्टे हेल्थी।